नहीं है तुम? Yes, sir. हाँ सर। आर वी रेडी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आज ना एक स्टार्टिंग में, स्टार्ट के एंड में ना एक क्वेश्चन आंसर्स भी रखेंगे, ठीक है? तो अगर मान लीजिए कि इस दौरान जो है जो भी मन में क्वेश्चंस रहेगा इसी रिलेटेड, ठीक है, इसी के रिलेटेड जो क्वेश्चंस आंसर्स रहेंगे वो भी सेशन एक करेंगे जिसका भी कुछ रहेगा। तो जो अब आज जो हम लोग जो टॉपिक डील करने वाले हैं वो है, क्या है? डॉलर। ये देखो तुम्हारा जो आएगा वो पाएगा, और जो खोएगा वो, जो सोएगा वो खोएगा, ठीक है? तो जिसको लगता है कि वो उसके लिए काम ही सब इम्पोर्टेंट है और वो 1 घंटा टाइम नहीं निकाल सकता है, तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है वो है, सबसे बर्निंग टॉपिक है, वो है डॉलर वर्सेस INR। और हम लोग भी जरा कुछ ऐसा कर दें, ऐसे ही है ना? कैसा है? अच्छा, तो जैसा भी है, देखो हम लोग कितना सिंबॉलिक है, ये इस तरह याद रहता है, अपना रुपीज़ याद भी नहीं रहता है, ठीक है? तो डॉलर वर्सेस INR कर देते हैं, ओके? तो ये टॉपिक, पता नहीं, ये टॉपिक मैंने कुछ दिन पहले सोचा था और मैं देख रहा था कि ये टॉपिक पिछले वीक और ये वीक में एज ए ग्लोबल लेवल पे पूरा हावी हो गया है। और पता नहीं, मैं ये टॉपिक मेरे पास आया था मेरे दिमाग में 1-2 वीक पहले कि अगला जो सेशन लेंगे वो इस पे लेंगे। मैं लास्ट 2 वीक में देख रहा था कि ये पूरे दुनिया में इस पे डिस्कशन होना चालू हो गया। अभी एक ब्रिक्स का मीटिंग भी हुआ, उसमें भी डिसाइड हो रहा है कि कुछ जो ब्रिक्स कंट्री है, ब्रिक्स कंट्री कौन कौन है? रशिया, चाइना, ब्राज़ील और भी 1-2 कंट्री है। तो ये लोग मिलके सोच रहे हैं कि एक अपना ये लोग करेंसी अपनाएं जिसमें ब्रिक्स नेशन के बीच में ट्रेड हो सके, ठीक है? तो ये करेंसी इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया? करेंसी जो है, डॉलर को इतना इम्पोर्टेंस कैसे हो गया? तो आज हम लोग जो है ये टॉपिक को बहुत ही ब्रीफ में समझेंगे, डॉलर वर्सेस रुपीज़, या फिर समझे थोड़ा सा डिटेल में डॉलर वर्सेस होल वर्ल्ड करेंसी। पूरे दुनिया का करेंसी डॉलर के वर्सेस कैसे मैन्यूवर होने लग गया, कैसे चलने लग गया कि आज हम लोग यूरोप से भी काम करते हैं तो भी बोलते हैं डॉलर दो, चाइना से फारिस से काम करते हैं तो भी बोलते हैं डॉलर दो, साउथ अमेरिका से काम करते हैं तो भी बोलते हैं डॉलर दो, और उधर से काम करते हैं तो भी बोलते हैं डॉलर दो। तो सबसे पहले, जैसे हमने पहले भी बताया था कि किसी भी चीज़ को समझना है तो हमको क्या करना चाहिए? पहले उसके बिगनिंग में जाना चाहिए कि कोई चीज़ का ओरिजिनेट कैसे हुआ, क्योंकि कोई ज़माना पहले तो डॉलर तो था ही नहीं, कहीं पे एग्जिस्ट करता ही नहीं था। जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि आज से 100 साल पहले तो चलो ठीक है, 150 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल पहले तो डॉलर का कोई नामो निशान नहीं था। तो ऐसा विश्व में क्या हो गया कि डॉलर जो है वो पूरे दुनिया का कॉमन करेंसी के तरफ बढ़ता चला गया और इतना पावरफुल हो गया। कभी ऐसा दिमाग में आना चाहिए ना कि पहले तो नहीं था। तो डॉलर का ओरिजिनेशंस कैसे हुआ, इतना बड़ा डॉलर कैसे हावी हो गया? तो डेप्थ में बहुत नहीं जाएंगे, स्टार्ट करेंगे कि डॉलर कहाँ से अपने पूरे दुनिया में चालू हुआ, कैसे उसका ओरिजिनेट कैसे हुआ, ठीक है? तो डॉलर जो है, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म ही समझ लो, USD, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, ठीक है? तो किसका डॉलर हो गया? US का डॉलर हो गया। तो जिसका जो चीज़ रहेगा वहीं से ओरिजिनेट होगा कोई भी चीज़। तो जब US का डॉलर है तो US ही प्रिंट करता होगा, सिंपल सी बात है। मैं जैसे बताता हूँ, कोई भी चीज़ को अंडरस्टैंड करो तो उसके लिटरल मीनिंग को स्टैंड करो कि कैसे ओरिजिनेट होता होगा। तो US जो था वो भी एक कॉलोनियल था पहले, मालूम है ना? मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम है? US भी, ब्रिटिशर्स US पे भी रूल करते थे।
ठीक है। लेकिन यूएस को जो इंडिपेंडेंट मिला किसी भी तरह से जो भी मिला वो बहुत पहले मिला, इसीलिए वो हर एक चीज़ में एक स्टेप सबसे आगे होता चला गया। तो जब आज हम लोग बोलते हैं कि आने वाले समय में भारत जो है वो पूरे दुनिया को एक बड़ा शक्ति के रूप में या फिर एक बड़ा साम्राज्य के रूप में या एक बड़ा विश्व गुरु के रूप में, गुरु कौन होता है? जिसके पास नॉलेज आएगा। तो नॉलेज जिसके पास आएगा वो तो ऐसे ही पावरफुल हो जाता है ना। तो यूएस जो है उसको इंडिपेंडेंट पहले मिला, उसके लिबरलाइजेशंस बहुत पहले हुआ, माइग्रेशंस बहुत पहले चालू हुआ यूएस में, डेमोक्रेसी बहुत पहले आया वहाँ पे। तो वो हर एक चीज़ में जो है वो एक स्टेप पूरे दुनिया का अगर मैप को देखेंगे तो हर एक चीज़ में वो आगे चलता गया ब्रिटिशर्स के बाद, क्योंकि पहले पूरे दुनिया पे यूरोप रूल करता था। अब यूरोप में कौन कौन था? यूरोप में ब्रिटिशर्स थे, पुर्तगीज़ थे, ठीक है, ये सारे जो थे, फ्रेंच थे। तो ये लोग जो थे ये लोग सब जगह पे माइग्रेट करते गए, वॉयस करते गए, शिप से जाते गए, डिस्कवरी करते गए और जगह जगह पे जाके अपना पहले वहाँ पे बिजनेस के हिसाब से गए, फिर उसको कॉलोनी बना लिया, फिर उसके ऊपर हावी हो गए, फिर उसके ऊपर साम्राज्य बना लिया। तो यूएस भी जो था वो उसी तरह से था, पर ये अपने आप को पहले इनका इंडिपेंडेंस मिला, फिर ये लोग डेमोक्रेसी पहले लाए। तो इनके जो थॉट प्रोसेस थे वो बहुत विजनरी होते चले गए, ठीक है। फिर जैसे जैसे वो पावरफुल हुए इनको भी समझ में आ गया कि जब किसी पे कोई रूल करता है तो उसको भी तो रूल करने का आइडिया आ जाता है ना। तो इसे भी समझ में आ गया कि कैसे करना है। तो यूएस जो बहुत ज़्यादा फोकस किया वो हर एक चीज़ के डेवलपमेंट पे फोकस किया, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इंडस्ट्री हो। जब इंडस्ट्री बोलते हैं तो जो मोस्ट पावरफुल इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ा जो चालू हुआ वो वेपन्स पे चालू हुआ। क्योंकि पहले के समय में मैं एक बार तुम लोग को बताया था, लास्ट टाइम हम लोगों ने बोला था कि चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, हमारे राजा का राज्य हो, साम्राज्य हो, जो हमारे इन्वेडर्स आए वो हो, ये सब चीज़ों में जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो उनका वेपन्स ही था। ब्रह्मास्त्र बताया जाता था, तो ये सब क्या था? सब वेपन्स थे उनके पास। तो जिसके पास वेपन्स स्ट्रांग होता था उसकी ताकत बढ़ जाती थी। आज भी वैसे ही है, आज भी वैसे ही है। कोई एक एग्जांपल देख लो कि एक जगह पे कोई सिपाही AK-47 लेके खड़ा है और एक जगह एक सिपाही वो पुराना वाला 202 गन लेके खड़ा है, तो तुमको देख के कौन ताकतवर लगेगा? कभी देख के देखे हो? किसी को भी देखो। अब कोई डिफेंस फोर्सेस जो है वो रॉकेट लॉन्चर लेके खड़ा है और सामने वाला फिर जो है वो AK-47 लेके खड़ा है, तो कौन स्ट्रांग लगेगा? सामने वाला जो है वो बड़ा समझो कि टैंक लेके खड़ा है और सामने वाला जो है वो एक LMG लेके खड़ा है, तो कौन स्ट्रांग लगेगा? टैंक वाला। सामने वाला जो है, अब समझो, अब ऊपर होते चले जाओ, सामने वाला जो है वो मिसाइल लेके खड़ा है और उसके अपोजिट में जो है वो बेचारा एक टैंक लेके खड़ा है, कौन स्ट्रांग लगेगा? अब जो सामने वाला है वो न्यूक्लियर पावर लेके खड़ा है और उसके सामने वाला एक मिसाइल लेके खड़ा है, कौन पावरफुल लगेगा? न्यूक्लियर। अब समझ में आ रहा है थीम? तो कैसे चला पूरा स्टोरी, कैसे चला? तो इसकी जो ओरिजिनेशन हुआ, अब इसको थोड़ा सा आ जाते हैं एक्चुअल मैटर पे। तो पावर समझ में आ गया, सो पावर इज इक्वल टू वेपन समझ में आ गया कि पावर और वेपन्स में कितना बड़ा ताकत है, ठीक है। तो खुद ही को कर बुलंद इतना वाला जो हमने बोला है, तो वही है जिसने अपने आप को बुलंद बनाया और वो अपने आप पे खड़ा रहा, और नहीं रहेगा तो वो किसी ना किसी तरह से इनडायरेक्ट कॉलोनी रहेगा, फाइनेंशियल कॉलोनी रहेगा, किसी ना किसी तरह से रहेगा। तो किसी भी देश को स्वतंत्र रहने के लिए अपने आप में ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। ये किसी भी कंट्री को है, वो चाहे आज यूक्रेन और रशिया का वार है। अगर आज यूक्रेन के पास, इमेजिन करो कि न्यूक्लियर पावर रहता, तो रशिया का ताकत रहता क्या उस पर अटैक कर दे? आज एक छोटा सा वो कंट्री कोरिया वाला ऐसे ही धूमधाम करता रहता है, आके यूएस उस पर अटैक कर पाता है? एकदम छोटा सा कंट्री, ब्राइट एग्जाम्पल। तो
दुनिया में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ सेकेंडरी थिंग. एवरी कंट्री हैज टू हैव हिज वेरी वेल डिफेंस फोर्सेस विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी. और ये जो जिस सदी में भी जिसके पास ताकत रहा है वो हमेशा रूल किया है, दूसरों को रूल करने से बचाया है. और उस सीरीज में भारत ही एक ऐसा देश रहा पूरे दुनिया में जिसने इतिहास में आज तक किसी पे भी अटैक नहीं किया. लेकिन एक समय आया जब भारत भी अपने वेपन्स और अपने टेक्नोलॉजी और अपनी अखंडता से कमजोर हो गया. तो क्या हो गया, बाहर के लोग आके हमारे पे राज करने लग गए. तो ये एक सीरीज चलता रह गया जो 1947 में जाके खत्म हुआ. फिर 1947 से हम आज़ाद हुए तब तक हमारे लोगों को बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो चुका था, लूट हो चुका था, सोना वोना सब चुरा के लेके जा चुके थे, जितना हीरा वीरा जो मिला जिसको जो लूट पाया. ठीक है, तो लूट के लेके चले गए. अब लूट लेके गए तो ऐसे ही सिचुएशन आया. तो अब जो था वो यूएस जो था वो वर्ल्ड मैप में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था विथ टेक्नोलॉजी. और टेक्नोलॉजी में सब कुछ से आगे बढ़ रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे बढ़ रहा था, वेपन्स में आगे बढ़ रहा था, और जो डिफेंस फोर्सेस की जो टेक्नोलॉजीज है उसमें आगे बढ़ रहा था. तो सबसे बड़ा चीज़ हुआ तो 1947 में 1914 में जो पहली बार जो है वो डॉलर जो है वो प्रिंट होना चालू हुआ. और डॉलर कहाँ से प्रिंट होता है, उनका जो है फेडरल रिजर्व बैंक, उनके जो यूएस का है. और उससे पहले क्या था, डॉलर था बट उन लोग का पॉलिसीज अलग था, इतना पावरफुल नहीं था. अब देखो कि वर्ल्ड वार कब चालू हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब चालू हुआ, 1914 से लेके 1919 तक. ठीक है. अब इस वर्ल्ड वार में यूएस जो था वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा था. क्या कर रहा था मालूम है, बोल रहा था तुम लड़ो और हम तुमको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं. तो आज देखते हो ना, भारत में ही देखते हो, कोई परिवार को देखते हो कि किसी को अगर कमजोर बनाना है तो उसको लोन दे दो. लोन दे दोगे तो अपने आप तुम जो है उसके प्रति ऋणी हो जाओगे, ऋण ले लिए तो ऋणी हो जाओगे. तो यूएस क्या कर रहा था, बोल रहा था कि चलो तुम लोग, हमेशा देखो वर्ल्ड वार कहाँ हुआ है, हमेशा स्टार्ट कहाँ हुआ है, यूरोप में. तो पहले कौन रूल कर रहा था, यूरोप कर रहा था. लड़ाई कौन कर रहा था, यूरोप कर रहा था. आज फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आज भी सिचुएशन ऐसा खड़ा है कि लड़ाई कहाँ हो रहा है, यूरोप में. लड़ाई किसकी हो रही है, ताकत की हो रही है. बीच में कौन पड़ा हुआ है, यूक्रेन पड़ा हुआ है. ठीक है. तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो इसमें जो था वो यूएस अपना रोल प्ले कर रहा था. तो यहाँ से अपना डॉलर का प्रिंटिंग चालू हो गया. उनका टेक्नोलॉजी वो लोग सब दिमाग लगा रहे थे कि कैसे कैसे करना है. ठीक है. अब सिचुएशंस का वेट हो रहा था जैसे जैसे, तो यहाँ से फाइनेंसेस देना चालू कर दिया. अब आया सेकेंड वर्ल्ड वार. कब चालू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार, 1939. कब खत्म हुआ, 1945 अप्रोक्सीमेटली. हम भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो हमको भी इतना मालूम नहीं है, बट मोर और लेस स्टोरी यही है. ठीक है. अब स्टोरी क्या हुआ, अब सबको तुम लोग को पता है कि नहीं पता है भगवान जाने. कि मैंने अभी तुमको वेपन्स की लड़ाई बताए ना, वर्ल्ड वार 2 कैसे खत्म हुआ. इट एंडेड विद द फिनिशिंग ऑफ द जर्मन फोर्सेस एंड न्यूक्लियर पावर. और न्यूक्लियर किस पे छोड़ा गया था, जापान पे. किसने छोड़ा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो समझ में आ गया उस समय न्यूक्लियर कौन से कंट्री के पास था, केवल. तो कौन सबसे पावरफुल हो गया, बन के आ गया टेक्नोलॉजी से. तो जब टेक्नोलॉजी से पावरफुल हुआ और जब सब खत्म हो गया, तो जब लड़ाई खत्म हो जाता है और उसमें से जो पावरफुल बन के आता है वो क्या करता है, फिर वो करता है डिक्टेट करता है कि अब तो हम जीत गए, अब हम डिक्टेट करेंगे कि दुनिया कैसे चलेगी. तो यूएस ने क्या किया, अपने करेंसी को 1944 में डिक्लेयर कर दिया गया, मोर और लेस. 1944 में डॉलर विल बी द वर्ल्ड करेंसी.
और ये वर्ल्ड करेंसी कैसे हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सब लड़ रहे थे, यूएस दो तरफ से मदद कर रहा था, वेपन्स दे रहा था और बदले में उनसे गोल्ड ले रहा था। अब जितने गोल्ड हम लोगों ने, यूके ने हमारे से लेके गया, अब किसके पास जा रहा था? यूएस के पास जा रहा था। तो अब तुम लोग ऐसे ऐसे भाषा में नहीं पढ़ते होगे, गोल्ड रिजर्व जितना रहेगा उसका करेंसी उतना स्ट्रांग रहेगा। पढ़ते थे, देखते होगे ना, कहीं कहीं सुनते होगे ऐसा। तो कैसे मूवमेंट हो रहा था? डॉलर स्ट्रांग बन रहा था, ये वेपन सप्लाई कर रहा था, कैपिटल सप्लाई कर रहा था लड़ने के लिए। जो आज हो रहा है, आज किसको सप्लाई हो रहा है? यूक्रेन को। देखो सब लोग जा जा के वहां पे, अरे तुम ले लो लड़ो, तुम ले लो लड़ो, तुम ले लो लड़ो। तो ये जो पॉलिसी है कोई नया पॉलिसी नहीं है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हो रहा था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो बहुत जबरदस्त हो रहा था। तो इसीलिए जब ये जबरदस्त खत्म हुआ लड़ाई, तो किसकी गठन हो गई? यूएन का गठन हो गया। यूएन में डिफरेंट डिफरेंट बने, लेकिन इसका सबका हेड कौन बना? अगेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। गठन तो सब करोगे, जो राजा है वो राजा ही रहेगा। तो राजा तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुका था, न्यूक्लियर पावर, कैपिटल, सबसे पैसा देना, वेपन्स देना, वेपन्स के बदले में गोल्ड ले रहा है। तो किसके पास सब कुछ रिजर्व चलता जा रहा है? यूएस के पास। समझ में आया? तो जब इतना बड़ा ये पावर बना, तो इसका करेंसी क्या हो गया? स्ट्रांग होता चला गया। और ये क्या करने लग गया? वर्ल्ड की डिक्टेट कर दिया गया कि वर्ल्ड का जो करेंसी है वो कौन रहेगा? डॉलर रहेगा। तो इस तरह से कॉमन करेंसी हमारे पास बनते 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 डॉलर हो गया। फिर यूरोप के पास भी था, यूरोप भी बेचारा कंबाइंड हुआ, बोला यूरो लेके आया, यूरोप के लिए यूरो आया, पौंड आया, जो भी था। लेकिन आज भी जो है पूरी दुनिया में जो है, जो बिजनेस और जो हो रहा है वो किस में इसीलिए हो रहा है? डॉलर में हो रहा है, क्योंकि जो फेडरल रिजर्व है वो पावरफुल होते होते फिर इन लोगों ने क्या किया पहले जो था, उसके बाद आईएमएफ का गठन हुआ, वर्ल्ड बैंक का गठन हुआ। बट ये सब जितना यूनिट्स है, ये सब आज भी डोमिनेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही है। ठीक है, तो इस तरह करके इनकी जो करेंसीज है ये पूरे दुनिया में छा गया, और ये लोग जो है वो पूरी दुनिया को अपने ट्रेड में बांध लिए। आज भी जो भी डॉलर्स जो भी आता है, देखते हो जब स्विफ्ट कॉपी देते हैं या स्विफ्ट या बैंक ट्रांसफ़र के लिए देते हैं, तो यूएस का बैंक के साथ देते हैं। मतलब रुपीज़ जो है पहले डॉलर में कन्वर्ट होता है यूएस के ये से, और फिर हमारे यहाँ पे कन्वर्ट होके आता है। ठीक है, जबकि आज भी, आज एज ऑन डेट अगर तुम देखोगे तो डॉलर जो है इज़ नॉट द वर्ल्ड कॉस्टलीस्ट करेंसी। डॉलर जो यूएस डॉलर है वो आई थिंक नंबर 9-10 में आता है एज ए वैल्यू ऑफ द करेंसी जो है। ठीक है, तो अब जब बहुत सारे कंट्रीज, अब क्यों इतनी उथल पुथल चल रही है? क्योंकि 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है पूरी दुनिया जो है वो यूनी पावर हो गया था। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो पूरे दुनिया पे राज कर रहा था कैपिटल से, फाइनेंस से। ठीक है, और टेक्नोलॉजी से। आज देखो जितनी टेक्नोलॉजी, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि तुम अपने आसपास में देखना चालू करो, तो तुम जितनी टेक्नोलॉजी अपने आसपास में आज जो मॉडर्न टाइम में जितने आप यूज कर रहे हो, वो सबका जन्मदाता सब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही है। आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लो, आप अपने कंप्यूटर को देख लो, आप अपने लैपटॉप को, अपने मोबाइल को देख लो, आप गूगल को देख लो, फेसबुक को देख लो, माइक्रोसॉफ्ट को देख लो, फाइनेंशियल सेक्टर्स को देख लो, उनके टेक्नोलॉजी को देख लो, आपको सब कुछ जो है वो यूएस में ही मिल रहा है। ठीक है, आप सैटेलाइट्स को देख लो, नासा को देख लो। तो ये डेप्थ है, बहुत बड़ा है, अलग अलग चैप्टर्स है। तो इसके हिसाब से सबसे पहले समझ में आ गया कि यूएस कैसे कैसे अपने रुपीज़ को, अपने डॉलर को स्ट्रांग बनाता गया। अब जो सिचुएशन आने वाला है अगले 20 साल 30 साल में, वो सिचुएशन बदल रहा है। अब बहुत सारी कंट्रीज जो है वो फिर से पावरफुल होने की कोई कगार पे खड़ा हो गया है। वो रशिया को डिसइंटीग्रेट करके कमजोर बनाया गया,
फिर भी अब जो है बहुत सारे कंट्री, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, इंडिया इटसेल्फ अपने आप में बहुत पावरफुल होते हुए उभर रहा है, क्योंकि जो इंडियन ओरिजिन जो डीएनए है ना वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि सबको खत्म कर लोगे, डीएनए को कहां से खत्म करोगे। आज देखो कि 70 साल में इंडिया डीएनए इतना स्ट्रांग है। इंडियन को यही बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन डीएनए सो स्ट्रांग दैट इन 70 years नाउ वी हैव प्रोड्यूस सो मेनी वर्ल्ड लीडर्स। आज यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन हो जाता है। 3-4 कंट्री का हमने पहले बताया है ऑलरेडी, फिर से नहीं रिपीट करेंगे। आज पूरे दुनिया का जो अगर फर्स्ट 20 कंट्रीज को, कंपनीज को देखेंगे तो उसमें से 10-12 कंपनी का जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है उसको इंडियन हेड कर रहा है। इंडियन ब्रीड्स इतना स्ट्रांग है कि एक समय आने के बाद अपने आप में बहुत ही फिर से महान हो जाएगा। तो जो ये देश के जो बड़े बड़े थिंकर हैं वो जब ये बात बोल रहे हैं देश के बारे में कि इंडिया ग्रो करने वाला है, इंडिया बड़ा होने वाला है, ये जस्ट फिर से बिलीव दिलाने की कोशिश किया जा रहा है कि वी हैव दैट ब्रीड। वो 70 साल में हम देख ले रहे हैं। आज पूरे दुनिया में भारत राज कर रहा है। आज गूगल को देख लो, माइक्रोसॉफ्ट को देख लो, बैंक्स में देख लो, बैंकर्स को देख लो, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, यूएस के कैबिनेट को देख लो, ऑलरेडी कितने इंडियन ओरिजिन जो है उसके कैबिनेट में हेड में आ गए। और मैंने उस दिन मजाक में बोल रहा था कि यूएस का भी प्रेसिडेंट बन जाएगा, और अभी न्यूज़ में भी आने लग गया है। वहाँ पे भी कोई एक है जो इंडियन ओरिजिन है, जो मतलब हेड करने जा रहे हो, तो लड़ने के लिए कगार पे है। तो समझ में आ रहा है कि ब्रीड इतना स्ट्रांग है कि 70 साल में जब इतना कुछ कर सकता है तो अगला 100 साल में क्या सिचुएशन इंडिया का ग्रोथ होने वाला है। तो ये जो शिफ्ट ऑफ पावर है ये हमेशा चला है, ये कोई नया नहीं है। इसीलिए हमेशा बोलते हैं ना कि आज वो रूल कर रहा है, कल कोई और रूल करेगा। तो ये शिफ्ट ऑफ पावर हमेशा चल रहा है। तो जब शिफ्ट ऑफ पावर होता है तो कोई भी पावर जो रिटेन करने के लिए लड़ता है अपने आप को, तो अगला 20-25 साल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो केवल इसी के लिए लड़ेगा कि अपने पावर को रिटेन करने के लिए लड़ेगा। तो अभी तुम जितने जगह आंख उठा के देखो तो सब जगह देखो रिटेंशन ऑफ पावर है। और रशिया अलग एक पावर है, तो चाइना एक अलग खड़ा हो रहा है। तो इसीलिए देखो कि रशिया भी चाह रहा है कि इंडिया हमेशा जो है वो न्यूट्रल रोल प्ले कर रहा है, कि इंडिया अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पावर खड़ा होते आ रहा है, चाहे वो न्यूक्लियर पावर हो, चाहे वो सैटेलाइट हो, किसी भी चीज़ में। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है कि डॉलर का जो मतलब प्रोमिनेंट कैसे होता चला गया। ठीक है, अब जो सवाल जो थे कि डॉलर और रुपीज जो है वो रिप्लेस करेगा क्या। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सपना है। कोई भी चीज़ की शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं से होना चाहिए ना। तो ये भारत ने भी एक शुरुआत किया है, और ये शुरुआत जो है कोई नया नहीं है। जब ईरान पे यूनाइटेड स्टेट्स ने जब सैंक्शन लगाया था, जिसको हम लोग बोलते हैं ना सैंक्शन कंट्रीज में, तो इंडिया ने बोला कि भाई तुम सैंक्शन लगा दो, हम तो उनके साथ करेंगे ना, मेरा तेल इतना बड़ा देश है, मेरा तेल कौन सप्लाई करेगा। अब तुम बोलोगे उससे तेल ही मत खरीदो, तुम सबका खदान लेके रखो और हमको बोलो कि तुम तेल ही मत खरीदो। तो ईरान से हमारा ट्रेड कैसे होता था, वो रुपीज में ही होता था। तो अब इसको जो है गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा फोकस ढंग से करने की कोशिश कर रहा है, और दुनिया में कुछ कंट्रीज के साथ जो है वो टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे ट्रेड जो है वो डॉलर में ना होके बिटवीन द कंट्रीज जो है वो अपनी करेंसी में हो। लेकिन ये कितना फिजिबल है और कितना इम्पॉसिबल है वो समझो बात को, क्योंकि अब पहले एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि चाइना है और इंडिया है। मैंने पहले भी बताया था ये यूनिलेटरल ट्रेड है। अब यूनिलेटरल ट्रेड मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने 2 चीज़ बताया था, यूनिलेटरल ट्रेड और बायलेटरल ट्रेड। ठीक है, यूनिलेटरल ट्रेड जो एक ही डायरेक्शन में होता है, तो आज चाइना से इंडिया ही बहुत बड़ा ट्रेड है। मतलब चाइना से हम खरीदते बहुत ज़्यादा है, बेचते बहुत कम है।
अब जो है कुछ कंट्रीज जो है, अब आ जाओ तंजानिया, इंडिया ने तंजानिया के साथ भी ये टाई अप किया है, ठीक है। अब ये केस में भी अब इधर यूनिलेटरल हो जाता है। अब इंडिया जो है वो तंजानिया को बेचता ज्यादा है, लेता कम है। ये सबसे बड़ा डिफिकल्टी आता है जब दो देश अपने करेंसी में डील करना चाहते हैं। गांव में याद है पहले दो तरह से काम होता था, एक मेहनत किया करेंसी में ले लो, दूसरा काइंड में ले लो। नहीं करते थे गांव में। हम लोग क्या करते थे, हमारे गांव में जो हमारे यहाँ पे खेत में काम करते थे या जो हमारे यहाँ कुछ लेबर काम करते थे, तो उसको हम लोग गेहूं दे देते थे, चावल दे देते थे। तो काम के बदले में काइंड उसको बोलते हैं, कि काम के बदले में कुछ उसको सामान दे दिया, ठीक है। तो वो भी एक वैल्यू होता है, उसके हिसाब से कैलकुलेट होता था। ऐसा नहीं है कि 5 केजी धान दे दिया, 5 केजी गेहूं दे दिया तो कुछ ऐसा कुछ अलग कर दिया, ऐसा नहीं है। वो काइंड में है, वो उसका वैल्यू है। अब ये जो है, जो कंट्री बाइलेटरल ट्रेड जिसका बहुत अच्छा हो जाएगा अपने आप में, वो लोग अपने करेंसी में डील करना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हमसे ये ले लिया, तुमसे हम वो ले लिए, हिसाब किताब बराबर। लेकिन जहां पे इस तरह का यूनिलेटरल है, अब अनफॉर्चुनेट क्या है आज के डेट में, वर्ल्ड मैप में देखोगे तो मैक्सिमम कंट्रीज जो है ना वो यूनिलेटरल ही चल रहा है। बहुत कम जगह जो है वो बाइलेटरल अच्छा चल रहा है। और जहाँ पे बाइलेटरल चलेगा वहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। तो इसी के संदर्भ में जो है भारत ने अभी कोशिश कर रहा है कि टोटल जो है 18 कंट्री के साथ बात चल रहा है, जिसमें कुछ कंट्री के साथ बहुत अच्छे लेवल पे चला गया है। ईरान के साथ तो पहले से ही हो रहा है, रशिया के साथ बात चल रहा है, रशिया का भी मोर और लेस हो गया है, यूएई के साथ चल रहा है। और अभी हम लोग एक लास्ट वीक में, अभी कल ही जब मैं गुजरात में था तो वहाँ पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने बहुत अच्छा बात बताया। बोला पहली बार एक हमारे लोग वहाँ पे गए दुबई में, पता नहीं कितना सही है, बोले कि लोकल मार्केट में भी जो है वो अब आईएनआर लेने लग गया है। मतलब ऐसा गया और रुपीज़ देके, जैसे डॉलर आज कैसा है वर्ल्ड करेंसी, मतलब क्या, द करेंसी इज गेटिंग एक्सेप्टेड एट एनी प्लेस। डॉलर आज कहीं पे भी कोई भी कंट्री में जाओ डॉलर दे दो ले लेते हैं। तो कल की बात है, वो बता रहे थे कि दुबई में जो है वो लोकल मार्केट में भी जो है वो रुपीज़ लेने लगा है। तो हमारा जो है कुछ कंट्रीज़ के साथ बहुत स्ट्रांग चल रहा है, जैसे मैंने बताया, और लिस्ट तुम अपना गूगल करके भी दे सकते हो। उसमें तंजानिया है, युगांडा है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है, देन यूएई है, ब्राज़ील भी बहुत ही मुखर होकर बात कर रहा है। तो ये सब कंट्रीज़ के साथ चल रहा है बात, लेकिन इसको होने के लिए अभी बहुत समय लगेगा। तो जो मैं एक सवाल किया था कि डॉलर वर्सेस रुपीज़ जो है वो मीथ है या ट्रूथ है, तो अभी जो है वो थोड़ा बहुत मीथ ही दिख रहा है। ट्रूथ होने के लिए समय लगेगा। उसकी शुरुआत जो है हर एक कंट्री अपने अपने लेवल पे डिस्कशन कर रहा है कि इसको कैसे चैनलाइज किया जाए, कैसे करेंसी बनाया जाए। तो ये सारा थिंक टैंक जो है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है, ठीक है। तो जब थॉट चलता रहता है तो अपने आप हर एक आदमी का सोच करते रहते हैं। तो इस तरह से ये करेंसी का जो लड़ाई है वो चलता रहेगा। और अभी जो है वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकली में अवेलेबल नहीं है। बैंकर्स को ही नहीं पता है इंडिया में, कोई बैंक को कॉल करो बोलो ऐसा ऐसा करना है, तो उनको ही प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। तो ये अभी शुरुआत है, अभ्यास है। तो धीरे धीरे पॉलिसी फॉर्मेशंस होगा, क्योंकि ये डोमेस्टिक पॉलिसी नहीं है कि भारत सरकार क्या करेगा, वो पार्लियामेंट में जाएगा और बिल पेश कर दिया और मेजोरिटी में है, तो वो तो है नहीं। ये करेंसी तो वर्ल्ड की करेंसी की बात चल रही है कि हम दूसरे कंट्री से, तो उसके लिए बहुत डिप्लोमेटिक लेवल पे बात चलेगा, बहुत सारा कठिनाई आएगी, क्योंकि हर एक के पास अलग अलग रिसोर्सेस है। और करेंसी का पावर जो है वो रिसोर्सेस से ही डिसाइड होना है, या तो पावर रहेगा या तो रिसोर्सेस रहेगा।
अब रिसोर्सेज में जो है वो वैल्यूएबल गोल्ड ही है, तो गोल्ड के हिसाब से गोल्ड रिजर्व है। अब बहुत सारे, अब रिजर्व भी, गोल्ड भी तो एक मापदंड जो है वो भी बदल रहा है। अब आने वाले टाइम में जिसके पास लिथियम रहेगा, देखो जिसके पास अलग अलग माइनिंग चीज़ें जो आ रहे हैं, अब जिसके पास वो भी निकलेगा वो भी बहुत बड़ा रिजर्व है। तो रिजर्व भी अपने समय के हिसाब से चेंज होता है। तो अगर इसको समझना है तो अभी ना एक रॉकेट बॉयज करके सीरीज आता है, वो पूरा सीरीज देखो भारत के बारे में है कि कैसे भारत जो है वो एक न्यूक्लियर पावर बना, कितनी कठिनाइयाँ आई, कैसे भारत जो है वो एक सैटेलाइट के, आज जो है सैटेलाइट में अपने आप को जो है स्पेस में अपना एक पावर खड़ा हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो वो जो शुरुआत है ना, वो शुरुआत समझोगे तो डॉलर और रुपीस का भी शुरुआत समझ में आएगा कि ये शुरुआत है। जब विक्रम साराभाई जो है अपने कंधे पे ये रॉकेट लेके जा रहे थे और मतलब लोग कोई सोच नहीं पा रहा था कि भारत जो है वो कंधे वाला जो रॉकेट है, साइकिल पे रॉकेट लेके जा रहे हैं, और आज जो है वही भारत जो है वो चांद पे पहुंच गया और अपने स्पेस में जो है वो वर्ल्ड के मतलब तीसरे चौथे नंबर पे आता है। तो अगर वो चीज़ की शुरुआत उस ज़माने में नहीं हुआ होता तो आज इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ खड़ा होता। जब भाभा जो थे वो उस सीरीज में देखोगे बहुत अच्छा है, जब भाभा एक इतना सारा, भारत में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, मालूम है ना, तुम लोगों ने कितना देखा है नहीं देखा है, हम लोग अपने गांव में देखे हैं कि जब बत्ती जलती थी ना, हमारे गांव में जब बत्ती जल जाती थी तो सब लोग इतना ताली बजाते थे, बोला लाइट आ गया, लाइन आ गया, लाइन आ गया। तो ये तो हम लोग अपना बचपन देखा है। तो हमारे पिछले वाले जनरेशन ने तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं देखा था भारत में। तो उस समय जब भाभा जब लेके गए थे यूरेनियम का एक टुकड़ा और जवाहरलाल नेहरू के पास, और बोले कि भाई, उनको भाई बोलते थे, बोला भाई ये जो है ना पूरे भारत को रोशनी दे सकता है, इतनी ताकत है। लेके कैसे गए थे, एक ऐसा सा टुकड़ा लेके गए थे। अब इतना बड़ा डैम बना रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इतना बड़ा बड़ा कोल का वो बना रहे, थर्मल पावर बना रहे थे, लेकिन पावर जो कहाँ था, तो पावर था यूरेनियम में था। इतना छोटा सा दिखेगा न्यूक्लियर रिएक्टर है और देखो उससे कितना पावर जनरेट होता है। तो पावर हमेशा जो है वो आता है ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज। अब या तो पावर को जो है वो आप गलत तरीके से इस्तेमाल करो और पावर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो। तो भारत जो है वो पावर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है, क्योंकि बाय नेचर जो है वो इंडियन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव है। एज ए नेचर ही होता है, एक बोलते हैं ना कि सॉइल का जो नेचर है। और जो यूरोपियन और यूएस है, दे आर ऑल वेरी वेरी एग्रेसिव है। वो दिखने में बहुत ऐसा लगेगा कि वो बहुत कोट वोट पहन के बहुत शालीन लगेगा, बट देखो सबसे ज़्यादा लड़ाई किसने की है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन दुनिया को किसने दिया है, उन लोगों ने दिया है। ठीक है, तो डॉलर जो है वो अभी पावरफुल है, कोशिश चल रही है इसको कमज़ोर करने की, और हम सबको ज़रूर कोशिश करना चाहिए कि कोई इतना भी पावरफुल ना हो जाए कि वो सब कुछ डिक्टेट करे। ठीक है, तो हम आज का क्लास यहीं पे फिनिश करेंगे। Thank you for watching. Don't forget to visit www.contaco.in.